भाविष्य आप हमारे कक्ष में? क्या बात है? और ये कौन है? हमारी पुत्री नयनतारा। पुत्री? हमारी अर्थात हमारी प्रिय सखी मांडवी की पुत्री। मांडवी? तुम उसे नहीं जानती। असमय ही उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है भाविश्री। बस इसीलिए इसे यहाँ बुलवा लिया। इसके रूप में हमें हमारी पुत्री मिल जाएगी और इसके सर पर माँ का साया भी बना रहेगा। नयनतारा, महारानी को प्रणाम करो। प्रणाम महारानी। पद्मिनी, तुम महारानी हो। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम इसे वापस काशी भेज देंगे। नहीं भाविश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। पुत्री से ही तो परिवार संपूर्ण होता है। और वैसे भी भारमल तो राज्य के कार्य से बाहर रहता है। नयनतारा रहेगी तो हमारे कामों में भी हाथ बटा देगी। नयनतारा, तुम बहुत उचित समय पे आई हो। हम महाकाल की पूजा का आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। महारानी, आपने तो मुझे मनचाहा वरदान दे दिया। काशी की कन्या को महाकाल की पूजा की तैयारी का अवसर, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? भाविश्री, नयनतारा तो बहुत ही प्यारी है। नयनतारा, पहले तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा देती हूँ। तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होंगी, थोड़ा सा विश्राम कर लो। आओ। महारानी। पद्मिनी, नयनतारा का सौभाग्य तुम्हारी जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्या आप क्या कह रहे हैं महाराज? बेताल और इस महल में? रमेश जी, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और मार्ग नहीं था। किंतु आप लोग चिंता मत कीजिए, बेताल को हमने सबसे छुपा कर सुरक्षित रखा है। महाराज, यदि एक प्रेत राजमहल में रहेगा तो चिंता तो होगी ना। महाराज, मैं महाकवि से सहमत हूँ। बेताल का एक प्रेत का इस राजमहल में होना ये शुभ नहीं है। आप लोग कृपया शांत हो जाइए। बेताल यहाँ सदा सदा के लिए रहने नहीं आया है। बेताल ने हमारी बहुत सहायता की है वरामेर जी, और हमें उसकी मुक्ति के लिए उसकी सहायता करनी ही चाहिए। अब बस इतना बताइए कि बेताल का तर्पण कब और किस प्रकार किया जा सकता है? बस। महाराज, बेताल एक पुण्यात्मा है, उसकी आत्मता प्रबल है। अब मेरे हिसाब से जब तक वो स्वयं ना चाहे तब तक उसका तर्पण करना असंभव है। सत्य कहा। बेताल की सदगति की पुण्यतिथि बेताल स्वयं निर्धारित करेगा। बेताल, हमने तुमसे कहा था ना, तुम अपने कक्ष में ही रहो। तुम यहाँ क्यों आए? राजन, मैं प्रेत हूँ, हमारी प्रजा नहीं। मैं जहां चाहूं आ जा सकता हूँ, जिसे चाहूं दिखूं, चाहूं तो तेरे सम्मुख रहूं, फिर भी तेरी दृष्टि से ओझल हो जाऊं। मेरी नहीं है कोई चाल, क्योंकि मैं हूं बेताल। देसी बात बेताल। बेताल, चुपचाप अपने कक्ष में चलो, अन्यथा हम तुम्हें पुनः प्रेत घाटी छोड़ाएंगे। कैसे राजा हो तुम? कैसे राजा हो तुम? अपने अतिथि को बार बार प्रेत घाटी छोड़ाने की धमकी देते रहते हो। महाराज, मुझे नहीं लगता है कि बेताल इस समय सदगति प्राप्त करना चाहता है। ये कौन बोला? ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर, महाकवि कालिदास और ये विराट सेन। तुम ज्ञानियों की संगत के लिए तो मैं यहाँ आया था। तुमने तो कहा था तुम यहाँ मुक्ति पाने आए हो। सा विद्या या मुक्तवे, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है राजन। बेताल, अब पुनः अपनी कोई कथा प्रारंभ मत करना। जाओ, अपने कक्ष में जाओ। चला जाऊंगा राजन, पहले तेरी उज्जैनी तो देख लो। रुक जा बेताल, तुम्हारी इस धृष्टता का परिणाम बुरा होगा। बेताल, राजमहल से बाहर मत जाना। तुम कुछ भी कहो विक्रम, पर बेताल तो अब चला। बेताल! बेताल? महाराज, आप पुनः बेताल को पुकार रहे हैं?
बेताल को किसने पुकारा? महाराज, हमसे कुछ छुपाने का प्रयास मत कीजिए। हम देख रहे हैं, आप कभी शून्य में देख के किसी को संकेत करते हैं, कभी कहते कि वस्तुओं को अदृश्य करने की आपको शक्ति प्राप्त हुई है। महाराज, आपको हो क्या गया है? आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? हमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें वरामिर जी, आप बताइए ना महारानी को क्या हुआ है? महारानी, ये जो प्रेत घाटी है, ये अत्यंत विचित्र स्थान है। वहां पर जो भी जाता है वो सत्य और कल्पना के बीच का अंतर भूल जाता है। महाराज ने तो वहां बहुत समय व्यतीत किया है। हो सकता है उसके कारण उन्हें इस बात का भ्रम हो रहा हो, इस बात का आभास हो रहा हो कि बेताल यहाँ पर इस राजमहल में है। हाँ, किंतु चिंता मत कीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। हमें आपकी चिंता है महाराज। इसी कारण हमने महाकाल की विशेष पूजा रखी है, ताकि आपके जीवन में ये जो प्रेत बाधा है वो दूर हो जाए। परंतु उसके लिए उस पूजा में आपका उपस्थित रहना आवश्यक है महाराज। हम उपस्थित रहेंगे महारानी, पूजा में उपस्थित रहेंगे हम। हम प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य। अब संकट नहीं, तुम्हारे महाराज का जीवन समाप्त होगा महारानी पद्मिनी। नयनतारा, तुम्हारे जादुई द्रव्य का प्रयोग करने का समय आ गया है। अब शीघ्र यहाँ से निकलो और विक्रम के शयन कक्ष में उस द्रव्य को छिड़क दो। नयनतारा, भाभिश्री, पूजा के कार्य अभी शेष है। आप नयनतारा को कहाँ भेज रही हैं? पद्मिनी, जब से ये उज्जैनी आई है तब से तुमने इसे अपने नैनों का तारा बना के रखा है। तुम्हारे ही कार्य के लिए भेज रही थी इसे चरण अमृत लेने। भाभिश्री, हमारी नयनतारा है ही ऐसी। परंतु भाभिश्री, हमें बेलपत्र चाहिए थी। चरणामृत की व्यवस्था तो हमने कर ली है। हाँ, बेलपत्र भी नयनतारा के ही कक्ष में पड़े हैं, है ना? जाओ शीघ्रता से ले आओ। नयनतारा, नयनतारा, फूल और बेलपत्र का दायित्व तुम्हारा है। इसे ध्यान से रखना और उचित समय में मंदिर में ले आना। अब आप इस ओर से निश्चिंत रहिए। तुम्हारी पूजा का फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगी महारानी पद्मिनी। कौन है आप? आपको पहले तो महल में कभी नहीं देखा। देखा तो आपको भी नहीं,
लोगों से टकराने के अतिरिक्त आप और क्या करते हैं राजमहल में? हम युवराज हैं यहाँ के, भारमल नाम है हमारा। पता नहीं किस पर भार है। कुछ कहा आपने? आप जी नहीं, बस यही कि बड़ा सुंदर नाम है आपका। वैसे सुंदर तो आप भी बहुत हैं। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? नयनतारा। नयनतारा, अति सुंदर। काकी श्री, आप युवराज भारमल, कहीं आपको हमारी नयनतारा से प्रेम तो नहीं हो गया? काकी श्री, आप भी ना, मैंने ऐसा हम देख रहे थे कि किस प्रकार आप हमारी नयनतारा की सुंदरता को निहार रहे थे। काकी श्री, वो नयनतारा है ही इतनी सुंदर कि उसका रूप एक दृष्टि में आंखों में बस जाता है। जो आंखों में भा गया हो और यदि उसे अपने जीवन में लाने का निर्णय कर लिया हो, तो क्या मैं आप दोनों की बात महाराज से करूं? काकी श्री, आप तो मेरे हृदय की गति से भी तेज चल रही हैं। युवराज भारमल, प्रेम में देर नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य में विलंब तो मैं भी नहीं चाहता काकी श्री, किंतु आप एक बार नयनतारा से भी तो पूछ लीजिए। नयनतारा हमारी पुत्री की भांति है और हम पुत्री और बहू में भेद नहीं करते। भला तुम्हें क्यों आपत्ति होगी? स्त्री उसी के सम्मुख सिर झुकाती है जब उसे कोई प्रिय लगे। ये बात तो सिद्ध हो गई। हम इसी क्षण तुम्हारी और नयनतारा की विवाह की बात महाराज के सम्मुख रखेंगे। आओ हमारे साथ। अरे महारानी, मेरी बात सुन। अब कहना सुनना महाराज के सामने होगा। ये क्या है? लगता है नयनतारा की सुंदरता से संबंधित कोई वस्तु है। अच्छा है, इस वस्तु के कारण कम से कम उनसे मिलने का एक और अवसर मिलेगा। कुछ पता चला विराट सिंह जी? कहाँ है बेताल? नहीं सम्राट, हमने बेताल को सभी स्थानों पर ढूंढा, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अदृश्य होकर कहीं छुप गया है। विराट सिंह जी, बेताल को मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। उसे ऐसे स्थान पर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए जहाँ पर स्वादिष्ट पकवान बन रहे हों। अवश्य सम्राट। महाराज। महारानी, आप यहाँ? हाँ महाराज, और यहाँ हम केवल अकेले नहीं अपितु किसी विशेष अतिथि के साथ आए हैं। इससे मिलिए, ये है नयनतारा, भाविश्री की प्रिय सखी की पुत्री। प्रणाम महाराज। मेरा वो द्रव्य कहाँ चला गया? यदि वो किसी और के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। और उससे भी एक विशेष बात है। नयनतारा ने अपने प्रेम की डोर से हमारे युवराज भारमल को बांध लिया है। तभी तो देखिए ना कैसे पीछे पीछे चला आया है। अर्थात आपने सही समझा है महाराज। हमारी नयनतारा से आपके युवराज भारमल विवाह करना चाहते हैं। किंतु आप तो जानते हैं महारानी कि विवाह से पूर्व स्त्री की इच्छा जान लेनी चाहिए। महाराज, नयनतारा की इच्छा जानकर ही हम आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अच्छा भारमल, क्या तुम्हें नयनतारा पसंद है? काका श्री, अब आप सभी बड़ों में मैं क्या कह सकता हूँ?
बाकी आपकी जैसी इच्छा। देवर जी, आप भी किसकी पसंद पूछ रहे हैं? हमारा पुत्र तो इतना भोला है कि किसी को भी पसंद कर लेता है। माँ, भाभी श्री, भारमल एक युवा है, विवाह का निर्णय तो ले ही सकता है। नहीं पद्मिनी, नयन तारा हमारी सखी की पुत्री है और उस नाते ये हमारे लिए भी पुत्री के ही समान है। फिर भला हम इन दोनों का विवाह कैसे करा सकते हैं? भाभी श्री, यदि आप नयन तारा को केवल पुत्री बना के रखेंगी तो कभी ना कभी तो उसे पराया घर भेजना होगा ना। यदि हम नयन तारा का विवाह भारमल से करा दें तो हमारी पुत्री तो हमारे पास ही रहेगी। क्यों महाराज, हमने उचित कहा ना? पद्मिनी बिल्कुल सत्य कह रही है भाभी। और वैसे भी जब दो युवा एक दूसरे को पसंद कर लें तो उनका गठजोड़ कर ही देना चाहिए। और आमिर जी, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आप शीघ्र ही भारमल और नयन तारा के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। अरे, लगता है हमारी नयन तारा लज्जा गई है। भद्रकाल, ये तुमने मुझे किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है? यहाँ सब मेरा विवाह उस मूर्ख भारमल से करवाना चाहते हैं। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है नयन तारा? इस विवाह के पश्चात तुम्हें विक्रमादित्य के निकट आने का अवसर मिल जाएगा। देवी नयन तारा, देवी नयन तारा, देवी नयन तारा, देवी। किंतु मैं देवी कहकर क्यों पुकार रहा हूं? देवी नयन तारा नहीं, नयन तारा, मेरी नयन तारा। नयन तारा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं विवाह कर लूंगी तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? नहीं नहीं नयन तारा, तुम्हारे विवाह का तुम्हारे श्राप या मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें तो मुक्ति केवल तब मिलेगी जब तुम विक्रमादित्य को विवश कर दोगी कि बेताल को लेकर वो मेरे पास आए। और ये कार्य बहुत सरलता से हो पाएगा जब तुम भारमल से विवाह कर लोगी। वो कैसे भद्रकाल? वो ऐसे है कि विवाह के बाद सबको तुमसे प्रेम हो जाएगा और कोई भी तुम पर संदेह नहीं करेगा। तो अब से तुम विवाह के बारे में नहीं, अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु। नयन तारा, नयन तारा, नयन तारा, लीजिए, आप यहाँ हैं और हमने आपको संपूर्ण महल में ढूंढ लिया। किंतु आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि फूलों के साथ साथ आज आप अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु भूल आई। वो क्या? ये आपके पास था और मैं इसे पूरे महल में ढूंढ रही थी। यदि महल में आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो किसी और को स्मरण मत कीजिएगा, केवल मुझे कीजिए। तो क्या है कि हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आपको हमारे लिए कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कष्ट वाली कौन सी बात? यदि हमारे रहते आपको कोई कष्ट उठाना पड़ा तो हम तो भाई स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ना कि आप हमारी नयन तारा,
हमारे नैनों का तारा। इन तारों में तेरा जीवन डूबने ही वाला है भारमल।